दोस्तों, कहा जाता है कि चुनाव और मैच के नतीजे जब तक पूरे तरीके से नहीं आ जाएं, तब तक ये आश्वस्त नहीं होना चाहिए कि परिणाम क्या होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं, चुनाव के नतीजे आ गए हैं और उन चुनावी नतीजों ने सबको चौंका करके रख दिया है। बीजेपी वाले कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, परंतु अब वो ये चीज़ नहीं कह पाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो इतना तेजी से ग्राफ घटा है। आप सोचिए पहले कि जिस पार्टी की 303 सीटें थीं वह घट करके मात्र 240 रह गई। हालांकि देश के अंदर आज भी वो वोट परसेंट के मामले में और सीटों के मामले में सबसे बड़ी पार्टी है, परंतु जो एक दम्भ था, प्राउड था कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी कि मोदी को सिर्फ एक चेहरा बना करके चुनाव लड़ा गया। इस बार मोदी मैजिक भी नहीं चला। हालांकि ये एक विचारणीय विषय होगा कि जिस मोदी ने देश हित के इतने इतने बड़े कार्य किए, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे सीएए की बात हो, और सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात वो ये कि राम मंदिर मुद्दा एक ऐसा मुद्दा था जिसमें भाजपा आश्वस्त थी कि मुझे इस मुद्दे पर इस बार वोट मिलने वाला है और सरकार मेरी हर हाल में बनने ही बननी है। और इसीलिए उन्होंने नारा दिया था कि अब की बार 400 पार। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात तो ये है कि वही अयोध्या, जिस अयोध्या को इतना सजाया गया, संवारा गया, राम मंदिर को एक बहुत बड़े आंदोलन की भूमिका बना करके लास्ट टाइम चुनाव से कुछ दिन पहले ही राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, भव्य उद्घाटन किया गया। राम मंदिर का श्रेय देना चाहती थी भाजपा कि हमने 500 साल बाद मंदिर को बना दिया है और हमने कोर्ट से फैसला करवा करके और मंदिर को बना दिया है, जिसका श्रेय हमें मिलना ही चाहिए। लेकिन जनता ने नकार दिया। जनता ने राम मंदिर के मुद्दे पर कोई भी रुचि नहीं दिखाई, किसी भी तरीके की रुचि नहीं दिखाई, और उसका नतीजा ये रहा कि भाजपा अयोध्या से भी हार गई। वहां के सांसद लल्लू सिंह 56,000 वोटों से हारे। तो जिस मोदी की तूती बोलती थी, कहते हैं कि मोदी ब्रांड है, नाम ही काफ़ी है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो ये है, मोदी है तो वो है, मोदी का मैजिक खत्म होता जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है चुनावी नतीजों से। मैं नहीं कह रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि अब चुनाव के नतीजे आ ही गए हैं। एक तरफ है एनडीए और एक तरफ है इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस ने इस बार जबरदस्त तरीके से टक्कर दी है भाजपा के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए, और जिसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि समाजवादी पार्टी ने अकेले के दम पर लड़कर 37 सीटें निकाली। 37 सीटें अखिलेश यादव जी ने अपने दम पर निकाली हैं और एक वो नया चेहरा, बड़ा चेहरा बनकर के उभरे हैं। डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, उनके परिवार के 5 सदस्यों ने चुनाव लड़ा था और 5 सीटें वो बहुत ही अच्छे अंतराल से जीते हैं। जहां अगर हम मोदी मैजिक की बात करें तो 2 बार जहां चुनाव लड़े काशी से, वहीं मोदी जी सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जीत हासिल कर पाए। एक ब्रांड, एक प्रधानमंत्री के लिए जो ब्रांड है, उसको 1.5 लाख यानी कि इतने कम मार्जिन से जीतना भी एक सोचने का विषय है कि क्या मोदी की लोकप्रियता खत्म होती जा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के कामों से जनता अपने को असहज महसूस कर रही है? कौन से ऐसे वो मुद्दे हैं जिनके कारण भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा? हालांकि एक तरफ एनडीए अलायंस और एक तरफ इंडिया अलायंस है, दोनों आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं, जिसमें पलड़ा एनडीए का ही भारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि 240 सीटें लेकर के वो नंबर 1 पर हैं, और उनके अगर हम अलायंस को जोड़ दें तो लगभग 292 सीटें उनकी हैं। और जीत के लिए, सरकार बनाने के लिए, बहुमत के लिए 272 सीटों की आवश्यकता है, जो कि इंडिया अलायंस सब कुछ जोड़ तोड़ करने के बाद भी 272 सीटों के आंकड़े के पास
नहीं पहुंच रहा है। हालांकि जो भी इंडिया अलायंस के सदस्य हैं वो ये कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री मोदी को बनने से रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हमें चाहे कुछ भी जोड़ तोड़ करनी पड़े। दो पार्टियां ऐसी हैं आपकी जदयू और टीडीपी, ये दो बड़ी पार्टियां हैं। इन दोनों पार्टियों के बीच ही खेल होने वाला है। अगर इन दोनों पार्टियों ने खेला कर दिया तो हो सकता है कि इंडिया अलायंस की सरकार एक बार भी सोचा जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति अपने संवैधानिक पद का उपयोग करते हुए, संवैधानिक अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए, सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते और सबसे ज़्यादा सीटें जीतने, सबसे बड़ा अलायंस होने के नाते एनडीए को ही आमंत्रित करेगा और उम्मीद की जा सकती है कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि क्या मोदी जी और भाजपा की सरकार, भाजपा की एनडीए की सरकार इतने कड़े फैसलों को ले पाएगी जो उन्होंने लिए हैं? क्या आपको लगता है कि अगर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होती भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए अलायंस की, तो राम मंदिर बनता? क्या धारा 370 हटती? सीएए आ पाता? और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन नुकसान हुआ कहाँ पर? नुकसान, मैंने कुछ दिन पहले की वीडियो बनाया था कि कुछ ऐसे बयानवीर थे जिन्होंने अपने ही बयानों से अपनी तो किरकिरी कराई, साथ ही साथ पार्टी की भी किरकिरी कराई और अपने जनाधार को भी खोया। बात कर लेते हैं सबसे पहले अयोध्या की, फैजाबाद सीट की। फैजाबाद अयोध्या में लल्लू सिंह पिछले 2 बार से लगातार सांसद हैं। तीसरी बार उनको टिकट दिया गया। लल्लू सिंह ने अपनी जनसभा में कहा था कि संविधान बदलने के लिए हमें 400 सीटों की आवश्यकता होगी। बस क्या था, फिर क्या था? जो विपक्षी थे, विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस था, मुख्य रूप से अखिलेश यादव जी ने इस बात को पकड़ लिया और उनके लिए प्लस पॉइंट बन गया। उन्होंने अपनी हर जनसभा में ये कहा, सरकार आपके संविधान को बदलना चाहती है। उन्होंने इस नब्ज को पकड़ा, लोगों की नब्ज को टटोला, युवाओं के ऊपर बात की, रोजगार के ऊपर बात की। उन्होंने कोई भी ऐसा धार्मिक मुद्दा, कोई सांप्रदायिक मुद्दा नहीं उठाया, ना ऐसा कोई उन्होंने किसी भी प्रकार का बयान दिया जिसका लाभ डायरेक्ट अखिलेश यादव जी को मिला और लल्लू सिंह 56,000 वोटों से वहां से हारे। संबित पात्रा जी ने जगन्नाथपुरी में कहा कि भगवान जगन्नाथ जो हैं वो मोदी जी के भक्त हैं। तो ये जो बयानवीर थे, इनके बयानों से भी भाजपा को नुकसान झेलना पड़ा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के अंदर एक प्राउड था, एक घमंड था इस बात को लेकर के कि हमने इतने बड़े बड़े कार्यों को किया है, हमने लोगों को आवास दिए हैं, शौचालय दिए हैं, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन दिए हैं, हमने बहुत सारे ऐसे धरातल पर काम किए, हमने 5 किलो राशन फ्री में दे रहे हैं कोरोना काल से। वो सारे मुद्दे विफल हुए, स्ट्रेटजी सारी विफल हुई। और एक स्ट्रेटजी जो मेरे समझ में आ रही है, भाजपा ने ज़्यादातर अपने वही सांसद, वही कैंडिडेट फिर से सांसद के तौर पर उनको टिकट दिया जिनसे जनता अत्यधिक नाराज थी। क्योंकि लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर 40 ऐसे सांसदों को टिकट दिया गया जो पहले से सांसद थे, जनता के बीच में नहीं गए, जनता की बातों को नहीं सुना, जनता के हित की बात नहीं की, जनता उनसे रुष्ट थी, नाराज थी और अंततः ये हुआ कि जनता ने उनको वोट करने से इनकार कर दिया और लगभग उनके 20 सांसद इसीलिए हारे। दूसरा, कुछ बाहरी चेहरों को मौका दे दिया जो सालों से तैयारी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उनको न देख करके ऐसे लोगों को टिकट दे दिया गया, कुछ बाहरी लोगों को, जिनकी वजह से अंदर खाने भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर काटबाजी रही और चुनाव परिणाम नतीजे बिल्कुल उलट हुए। कुल मिलाकर के नुकसान हुआ भाजपा का, कुल मिलाकर के नुकसान हुआ मोदी का। तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं या नहीं, उनका जो एक विजन था कि आने वाले वक्त में हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे भारत के लिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इतने बड़े बड़े वादे जो थे उन पर अब विराम लग गया है क्योंकि गठबंधन की सरकार बनेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि गठबंधन की सरकार में वो स्वतंत्र फैसले नहीं ले सकते हैं आप, जैसा कि आपने पिछले 10 सालों में अपने 2 कार्यकाल में लिए। तो आने वाले वक्त में दोस्तों आपको
क्या लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई है उस हार का मेन कारण क्या है आपकी नज़र में? कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताना। क्या आपको लगता है कि बेरोजगारी मुद्दा था? क्या आपको लगता है कि युवाओं के साथ जो अग्निवीर जैसी योजनाएं ला करके युवाओं के साथ छल किया गया? क्या आपको लगता है कि महंगाई चरम पर थी? क्या आपको लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों में अहम का भाव था? क्या आपको लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रेटेजी सही से नहीं बना पाई? क्या आपको लगता है कि मोदी का मैजिक अब खत्म होता जा रहा है? किस मुद्दे पर भाजपा ने चुनाव लड़ा? वो मुद्दे क्या थे आपकी नज़र में, वो सही थे या गलत थे? कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक बात ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ कि देश हित के मुद्दों के साथ साथ सबसे पहले होती है अपने देश की जनता। अगर जनता संतुष्ट नहीं होगी, खुश नहीं होगी, दो वक्त की उसे रोटी नहीं मिलेगी, तो निश्चित तौर पर सरकार किसी की भी आए 5 साल से ज़्यादा टिक नहीं पाएगी। चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी की मोदी की सरकार हो या फिर इंडिया अलायंस की सरकार हो। देखते हैं कि शाम तक क्या रणनीति होती है। इंडिया अलायंस अपने लिए डेटा पड़ा है कि हमें इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बनने देना है, सरकार मुझे अपनी गठबंधन की बनानी है, प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाना है। तो वहीं दूसरी तरफ मोदी जी क्या स्ट्रेटेजी लेकर के आते हैं? हालांकि उम्मीद तो यही है कि प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। नतीजे जो भी रहें क्लियर हो जाएगा आज। नमस्कार।